नमस्कार आदाब, मैं हूं औरंगजेब खान और इस वक्त हम मौजूद हैं हबीब हॉस्पिटल में। लेकिन और हम बात करेंगे डॉक्टर अबू फैसल खान साहब से, जो आर्थोपेडिक सर्जन है। उनसे बात करेंगे और जो हड्डी में दिक्कत लोगों को सामना करना पड़ता है उनसे बात करें। डॉक्टर साहब, केलाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया औरंगजेब साहब। मैं अबू फैसल हबीब हॉस्पिटल की तरफ से हैं जौनपुर से। जैसा इन्होंने जिक्र किया है कि ठंड में क्या क्या बीमारियां जो हड्डी से रिलेटेड जो हैं परेशान करती हैं। आमतौर पर ज़्यादातर इस मौसम में जो होता है कमर दर्द हो गया, जोड़ों में दर्द हो गया है, ये ठंडी में अक्सर बढ़ जाता है। इसे एक तरह से कहते हैं गठिया बाई, ज़्यादातर तो लोग कहते हैं। लेकिन क्या है, गठिया बाई जो होती है वो कई तरह की होती है। बच्चों की जो होती है वो अलग होती है, जवानों में जो होती है वो अलग होती है, और जो बुज़ुर्ग में होती है वो अलग होती है। सबके इलाज का तरीका भी हर एज का अलग अलग होता है। जैसे नौजवान जो होते हैं उनमें क्या कि इस उम्र में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस एक बीमारी है। जैसे ठंड बढ़ने से ये दर्द, इसमें क्या है, दर्द बढ़ जाता है। ज़्यादातर कमर में दर्द होता है। कमर में दर्द होना मतलब कि कई तरह की बीमारियां होती हैं कमर में। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कमर में दर्द होना या कुल्हे के पास दर्द होना, ये भी एक एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस के हो सकती है। इसके लक्षण जैसे ये है कि कमर में दर्द होता है, सुबह जब मरीज़ या जो भी बिस्तर से बाहर उठता है तो उसका कमर जाम हो जा रहता है। जब जैसे जैसे वो अपना डेली एक्टिविटी आता है तो उसे कुछ रिलीफ मिलता है। तो ये जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस है, शुरुआत ये दो तरह का होता है। इसको एक बोलते हैं प्राइमरी, एक हो सेकेंडरी। शुरुआती तौर पर क्या है कि सैक्रोइलियक जॉइंट जो हमारे कुल्हे में जोड़ होता है, शुरुआत वहीं से होती है, दाएँ या बाएँ। ये रीढ़ की हड्डी से ऊपर भी जाता है, जिसे बोलते हैं प्राइमरी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस। तो जब ये ऊपर जाता है तो ये क्या, जितने भी हमारे स्पाइंस के लिगामेंट्स होते हैं उनको स्टिफ बना देता है, ताकि उसको पेशेंट को झुकने में या कुछ तनाव जब भी करते हैं उसको मतलब कि अकड़न जैसी महसूस होती है। और सेकेंडरी वो होती है जो नीचे हमारे जोड़ की तरफ जाती है, जो जाके कुल्हे के जोड़ को भी वो असर डाल सकती है। कभी कभी इतना भयानक हो जाता है कि हो सकता है कि इस बीमारी से कि कुल्हा बदलना भी पड़ सकता है। तो आमतौर से मतलब मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे जवान जब कमर का दर्द लेके आए तो मैंने बहुत लोगों का ऐसा देखा कि यहाँ पे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस ठीक ठाक मरीज़ हैं। तो इसमें क्या है कि दवा से एक बार जब डायग्नोसिस हो जाती है, दवा से ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो होता है एक्सरसाइज होती है। आप एक्सरसाइज करेंगे तो फिट रहेंगे, और स्विमिंग जो है सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है। बाकी बच्चों की जो होती है गठिया, उसको बोलते हैं जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, तो वो भी एक है। जनरली ये जो इलाज होता है ये हड्डी वाले होते हैं, या तो एक स्पेशल डिपार्टमेंट्स का अलग से होता है गठिया विभाग, जिसे बोलते हैं रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट या इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट। यूजली इनके पास ट्रीटमेंट करवाना बेहतर रहता है, क्योंकि इसकी ड्रग्स जो होते हैं काफ़ी हार्ड होती हैं और लॉन्ग टर्म चलती हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं। तो उसमें क्या है, जो भी है, जब ड्रग चलती हैं तो उसका ब्लड सैंपल से लीवर, किडनी, ऑल फंक्शन की मॉनिटरिंग भी होती है। तो ये मैंने एक मोटा तौर से बताया कि जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस होती है, कमर दर्द से शुरुआत होती है, ये ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है। उसका बेहतर सबसे इलाज जो होता है वो होता है कि दवा के साथ साथ एक्सरसाइज होती है। लेकिन जब भी इसका कुछ भी कमर में दर्द होता है तो जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं उनसे सलाह मशवरा करके ही उसका ट्रीटमेंट लें। बाकी गठिया तो कई प्रकार की होती हैं, जैसे उम्र ढलती है तो एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। उसमें भी क्या, किडनी का बहुत कॉमन होता है। हर आदमी, चाहे औरत हो, जितने भी बुजुर्ग हो, सब परेशान रहते हैं। इसमें कई ग्रेड होते हैं। शुरुआती दौर में अगर मरीज़ आ जाता है तो उसके क्या कि उसकी फिजियोथेरेपी से या जो एक्टिविटी से ठीक रहता है। इसमें ज़्यादातर क्या है कि बचाव भी बहुत ज़रूरी होता है, जैसे पलथी मार के ना बैठना, उकड़ू ना बैठना। जैसे कुछ लोग जो अपनी प्रार्थना करते हैं, मुस्लिम में से नमाज़ पढ़ते हैं, हिंदू भी करते हैं, तो उसमें पलथी मार उकड़ू मार के ना बैठे। नमाज में जो सजदा करते हैं वो अवॉइड करें। बेहतर होगा कि कुर्सी पे नमाज़ पढ़ें। इवन जो बाथरूम जाते हैं तो वेस्टर्न टॉयलेट जो कमोड या कुर्सी पे करें। तो ये सब हैं, ये सब बीमारियां हैं जो कि आपको अगर बचाव करते हैं तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और ऑस्टियोआर्थराइटिस नी का तो मेन ट्रीटमेंट जो जब लास्ट स्टेज पे होता है तो उसका एक यही होता है कि घुटना बदलवा देना ही होता है। शुरुआती दौर में क्या कि अगर आप आ गए तो हम कुछ मेडिसिन से कुछ रिलीफ मिल जाता है। बाकी एक होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, जो फीमेल मेल सब में कॉमन होता है, जो छोटे जोड़ों में इन्वॉल्व करती है। तो छोटे जोड़ों में क्या होता है कि जब सुबह उठता है एकदम टाइट होता है, विथ एक्टिविटी वो भी रिलीफ होता है। यहाँ पे क्या होता है कि साइनोवियम होता है, जिसमें बाद में उस इन्फ्लेमेशन होता है, उससे पेशेंट को पेन होता है। धीरे धीरे क्या, ये पूरे बॉडी को इन्वॉल्व कर लेता है। तो कहने का पर्पस मेरा ये है कि गठिया बाई कोई एक तरह की बीमारी नहीं है, वो कई तरह की है और हर एज का अलग अलग होता है।
और सलाह मशवरा से डॉक्टर के सलाह मशवरा खास करके ऑर्थोपेडिक्स या रूमेटोलॉजी जो डॉक्टर होते हैं उनसे सलाह मशवरा करके इलाज करें। बाकी क्या है, जैसा मैंने यहाँ पे देखा है कि जब भी कोई हड्डी इंसान को चोट लगती है, जब हड्डी टूटती है तभी लोग प्लास्टर लगवाने को तैयार होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हड्डी के साथ साथ क्या मसल्स भी होते हैं, लिगामेंट होते हैं, उनमें भी रेस्ट देना पड़ता है और उसके लिए क्या कि प्लास्टर भी लगाना ज़रूरी रहता है। ज़रूरी नहीं कि हाँ जब हड्डी टूटी हो तभी प्लास्टर लगे, क्योंकि अगर जोड़ के पास अगर के क्या होता है ट्रॉमा होता है तो जॉइंट में कुछ या इन्वॉल्वमेंट होता है, अगर उसके लापरवाही बरतते हैं तो यही चल के एक तरह के आर्थराइटिक चेंजेस लाते हैं। और लापरवाही या बरतने पे भी काफ़ी एक तरह से वो भी गठियाबाई ला सकता है। हमारे व्यूवर्स को ये बताइए, जो ठंड का मौसम चल रहा है और जो हड्डी के जो परेशानियाँ लोगों को सामना करना, तो बच्चे का जो आप पेशेंट देखते हैं या उम्र दराज जो ओल्ड पेशेंट देखते हैं उसके बारे में कैसे पहचान और लोगों से बचने के लिए क्या अपील करें? बच्चे को तो मैं इतना देखता नहीं, लेकिन जो यंग पेशेंट आते हैं वही बोलते हैं कि हाँ मेरे कमर में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा है, मेरे पैरों एकदम पकड़ लेते हैं, कमर एकदम मेरी जाम हो जाती है। तो ये सब एक बड़े लक्षण हैं जो हम लोग को मतलब एक आइडिया देते हैं। फिर बाद में हम लोग कुछ जाँच करवाते हैं और फिर कंफर्म करते हैं जाँच से क्या वाकई में है। वो तो क्लिनिकल तो हम लोग पकड़ लेते हैं कि हाँ लग रहा है, लेकिन कन्फर्मेटरी टेस्ट जो होता है वो इन्वेस्टिगेशन और एक्सरे से होते हैं, बाद में और भी जाँचें होती हैं, उससे हम लोग कंफर्म करते हैं।